जी नमस्ते, आपका स्वागत है। सॉरी, मुझे जरा टाइम पे नहीं आई मैं, सॉरी नहीं सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विद्या जी, आप आज महाराष्ट्र के लिए बहुत उथल पथल वाला दिन है, और महाराष्ट्र के लिए नहीं, हम सब लोग जो देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, चीफ मिनिस्टर वो जा रहे हैं, एकदम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब हो गए। मेरा एक एक तो आप ये कैसे हुआ, क्या हुआ आपकी इनिशियल, जरा मैं रिएक्शन, ये क्या हो गया एकदम से फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर? नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी 2-2.5 साल में हुआ, और आपको मालूम है कि कोरोना का पीरियड था, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने काफी अच्छा काम किया। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी हो, सीएम हो, चाहे अजीत दादा हो, सबने अच्छा काम किया। और महाराष्ट्र की जनता काफी खुश थी, क्योंकि जैसा उत्तर प्रदेश में और जगह हुआ वैसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ। उसके बाद उद्धव जी का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, इसकी वजह से उनका वजन भी 10 किलो कम हुआ था, और वीकनेस भी था, और वो आ नहीं सके। लोगों को ये सब चीज अच्छी तरह से मालूम थी। और जैसे ही वो अच्छे हो गए, वैसे मंत्रालय में, सह्याद्री में उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने जो जाहिर सभाएं ली और जो भाषण उन्होंने किया, उसमें से लोग उनके ऊपर बहुत खुश थे कि उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी तरह से, और खास करके आदित्य ठाकरे जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लोग काफी खुश थे और देख रहे थे कि ये कैसा है, तो एक सिंपैथी वे उनके साथ थी। और परसों जब उन्होंने कल भाषण किया इसके ऊपर फेसबुक पे, तो जनता काफी ये दुखी थी कि इतने अच्छे हमें मुख्यमंत्री मिले, लेकिन उनको इस तरह से भाजपा के लोग और इसके कट कारस्तान करके इनको आज सत्ता से बेदखल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक सिंपैथी वेव पूरे महाराष्ट्र में थी। अगर आपने कल का दृश्य देखा होगा, तो फडणवीस जी को और भाजपा में काफी जल्लोष था। सब एक दूसरे को पेड़ा खिला रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, फडणवीस जी को बधाई दे रहे थे कि अभी आप मुख्यमंत्री बनने वाले हो, कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलेगा, ये सब तैयारी उनकी थी। और बाद में अचानक ऐसा हो गया कि उनको ऐसा लगा कि ये अब हम लोग 2-2.5 साल के लिए करेंगे। यानी उन्होंने अभी ये प्लान किया कि लोहा लोहे को काटता है, इस तरह से उन्होंने पहला एक प्लान बनाया कि शिवसेना को पहले खत्म करना चाहिए, और खास करके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कोई भी ठाकरे आगे नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये किया कि आगे चल के 2 साल में अगर सिंपैथी वेव रहती है, तो उद्धव ठाकरे फिर से आ सकते हैं। तो इसीलिए फडणवीस जी उद्धव जी को साइड में करके खुद मुख्यमंत्री बन गए, तो उसका एक संदेश गलत जा सकता है। इसलिए उन्होंने अच्छा प्लान करके अभी ये तय कर लिया है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इसके बाद इनको फिर जो फायदा होना है या नुकसान होना है, वो एकनाथ शिंदे का, ग्रुप का और शिवसेना का हो। और पूरे शिवसैनिक जो महाराष्ट्र के हैं, उनको बहुत दुख हुआ कि इस तरह से उद्धव जी को इन्होंने सताया है, दगा दिया है, धोखा दिया है। तो ये पूरा प्लान फिर उन्होंने चेंज किया है कि अभी 1-2 साल जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद फडणवीस जी का एक अच्छा इम्प्रेशन अगर क्रिएट होता है, तो फिर से 2 साल के बाद हम लोग तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद तो 2 साल के बाद लोकसभा के चुनाव भी है, वो भी तैयारी करनी है। तो पहले एकनाथ शिंदे को बिठाया है, और फिर बाद में इनमें भी क्लैशेस होने की संभावना थी कि जैसा अभी वो आरोप लगा रहे हैं कि एनसीपी ने हमको सहायता नहीं की, आर्थिक निधि हमको नहीं दिया, ये सब जो बोला जा रहा है, तो इसके लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे कराया है कि उनको भी ये बड़प्पन मिले कि भाई चलो हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री किया है। तो मुझे लगता है इस तरह से इनका प्लान है। विद्या जी, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका परिचय नहीं कराया, क्योंकि महाराष्ट्र में तो लोग आपको जानते हैं, बहुत से मेरे बाहर के दर्शकों पूछ रहे हैं। विद्या जी एमएलसी हैं महाराष्ट्र में, और एनसीपी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। मैं विद्या जी, एक प्रश्न और मेरा आपसे है। ये जो एमवीए है आपका, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, अब उसका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा, उसमें तो 41 सीट मिल गई थी एनडीए को, मतलब शिवसेना और भाजपा को। आप लोगों को 4 और कांग्रेस को 1। आप लोग का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब आपको भविष्य क्या दिख रहा है एमवीए नहीं, का? अभी एनसीपी के लिए महाराष्ट्र के मन में बहुत अच्छा, क्योंकि 2-2.5 साल में जो एनसीपी के मंत्री थे, खास करके अजीत दादा ने जिस तरह से, अजीत दादा सुबह 7 बजे से
काम को लग जाते हैं। उनका स्पीड इतना है कि लोग चाहे अजीत दादा थोड़े ये है क्या बोलते हैं, सख्त किस्म के हैं, उनके बोलना वगैरह जरा हार्ड है, लेकिन लोगों को वो पसंद आता है क्योंकि वो ऐसा मुंह पे एक और बाद में अलग ऐसा कुछ करते नहीं है। तो लोगों को उनके लिए उनमें काफी विश्वास था कि काम अच्छा हो रहा है। तो इसलिए और शरद पवार साहब ने जो महाराष्ट्र में ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना को साथ में लाया और भाजपा को दूर रखा, इसके लिए शरद पवार साहब के लिए महाराष्ट्र की जनता में काफी सद्भावना है कि भाई पूरे देश में ये माहौल बन गया है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने और महाराष्ट्र में शरद पवार साहब ने कुछ अच्छा काम किया है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता पुरोगामी विचारधारा की है। तो उनको एक थोड़ा अच्छा एक ये था कि कम से कम शरद पवार साहब है तब तक ये अच्छा रहेगा। और खास करके कल अशोक चव्हाण जो कांग्रेस के हैं, थोराट जी है, इन सब लोगों ने उद्धव जी को कहा कि हम सब लोग आपके साथ हैं और आप ऐसा कभी नहीं समझना कि ये लोग कुछ धोखाबाजी कर रहे हैं, हमारा सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपके साथ है। भले ही ये लोग चाहते हैं अलग गुट बनकर उधर शिवसेना का ही ग्रुप बन के या शिवसेना को सपोर्ट करे, तो हम लोग आपको बाहर से पाठिंबा देंगे, ये भी उन्होंने तैयारी दिखाई थी। लेकिन ये प्री प्लान जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी मोदी जी होंगे, यानी अमित शाह होंगे, कौन नड्डा जी है उनके, ये होंगे, इनको ये प्री प्लान उन्होंने बनाया था। और ईडी का ही एक ये था, शिवसेना में भी ऐसी इस तरह की फूट नहीं हो सकती थी, लेकिन शिवसेना के कई लोगों को, राष्ट्रवादी के 2 मंत्रियों को उन्होंने अंदर बिठाया है। नवाब भाई बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इनका भांडाफोड़ कर रहे थे रोज, लेकिन नवाब मलिक को इस तरह से बदनाम इन्होंने किया कि इनके दाऊद के साथ संबंध है। ना ही शरद पवार साहब के, ना ही नवाब मलिक की, किसी के नहीं। नवाब मलिक ने तो साफ कह दिया था कि मैं भंगार का बिजनेस करता हूँ, भंगार बेचता हूँ। अगर कल कोई दाऊद के गाड़ी का पार्ट बेच दिया तो ये नहीं होता कि उनके दाऊद के साथ संबंध है। तो इस तरह से दाऊद से संबंध जोड़ना, और सभागृह में मुझे तो इसका बहुत ही चिढ़ है कि ये लोगों ने विधानसभा के सभागृह में दाऊद के फोटो ये लोग लेके आए और इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। इनको ये भी परवाह नहीं थी कि भाई यहाँ छत्रपति शिवाजी राजा, यशवंतराव चौहान, महात्मा गांधी, ऐसे बड़े बड़े लोगों की, बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे बड़े हस्तियों की तस्वीरें हैं। वहां पर वो नवाब मलिक का विरोध जताने के लिए एक जगह दाऊद का फोटो लगाकर यहाँ आए थे। तो ये सबसे बड़ी, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को भी इनकी चीड़ है, क्योंकि इनके जो सब लोग नेता है, खास करके किरीट सोमैया है, चाहे खुद देवेंद्र फडणवीस जी है, उनकी बीवी है, उनके सब जितने भी छोटे नेता थे, सब लोग एक साथ इतने जैसे कि आपने नवनीत राणा राणा को देखा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे मातोश्री पे जाके। ये सब नाटक और ढोंग से सब जनता परेशान थी, सब ये लोग मीडिया से देख रहे थे और सब गोदी मीडिया दिन रात यही दिखाता था। तो लोगों को भी मन में बहुत चिढ़ है कि ये जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, तो इसकी वजह से काफी फर्क पड़ गया जी। विद्या जी, मैं और एक और चीज आपको ये बता दूं, पूरे देश में एक मैसेज तो गया ही था कि ये सरकार अगर चल रही है तो केवल और केवल शरद पवार साहब के साथ की वजह से चल रही है, क्योंकि वो सीमेंटिंग फैक्टर थे। उन्होंने जिस तरह से पूरा कुनबा जोड़ा था, जिस तरह से ड्राइव कर रहे थे। और विद्या जी, मैं आपसे एक और चीज पूछ लूं, क्योंकि आज पवार साहब ने जैसे ही इन्होंने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से शिष्टाचार उन्होंने प्रेस किया, उन्होंने फिर इनको बधाई दी, इन्होंने कहा कि भाई आप सफल हो। लेकिन उधर से एक शिंदे कैंप से एक आया है मैसेज कि शिंदे साहब को भी पवार साहब का आशीर्वाद रहेगा, और इनडायरेक्टली उसका कम्युनिकेशन ये है कि पवार साहब अब इनको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या ये संभावना लगती है कि पवार भाई, ठीक है, महाराष्ट्र का विकास तो पवार साहब हरदम चाहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पवार साहब शिंदे जी को, मतलब उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के शिंदे साहब के साथ रहेंगे? कहीं भी संभावना? अनम्यूट कर लीजिएगा विद्या जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो, थैंक यू। हाँ, हो आ गया रहा हो गया आवाज? हो गया, हाँ जी, आ गया जी। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल पवार साहब का ये काम करने का तरीका है कि उनको बधाई देना, उनको शुभेच्छा देना, ये ठीक है।
लेकिन कहीं भी एनसीपी की तरफ से शिंदे जी को कोई सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को है, क्योंकि वो ओरिजिनल शिवसेना है। ये बगावत इन्होंने की है। और मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा यही करना है कि शिवसेना के साथ तो हम लोग पूरी जिंदगी भर लड़े, यानी उनका हिंदुत्व, उनका ये हमको ये नहीं था। लेकिन जब से भाजपा आई है, खास करके मोदी सरकार आई है, तब से इस देश को सबसे बड़ा धोखा आरएसएस का और इनके हिंदुत्व का है। तो ये हम लोगों ने जब से जाना है, तभी हम लोगों ने हम लोग मराठी में कहते हैं कि दगडापेक्षा वीट मऊ, यानी जो पत्थर होता है वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन वीट जो होती है वो थोड़ी नरम होती है। तो इनका हमें शिवसेना के साथ जाना हम लोगों ने पसंद किया, क्योंकि ये काळाची गरज होती, ज्याला म्हणतात की ये अभी हमको होना ही चाहिए। ये सब देश में ही, पूरा देश में ये होना चाहिए कि भाजपा वालों को, आरएसएस वालों को दूर रखे और देश के लिए काम करे। तो इसलिए हम लोगों ने भी शिवसेना और काफी बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, और उद्धव ठाकरे एकदम सौम्य है, ऐसा उनका आक्रामक नहीं है ज्यादा, और सबके साथ उनकी जमती है। तो और बाला साहब ठाकरे का और शरद पवार जी का भी रिलेशन बहुत अच्छे थे, यानी उन्होंने कभी शिवसेना का ये नहीं किया था। और दूसरा मुद्दा मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो आपने कहा कि गवर्नर ने जो उसकी भूमिका है उनकी, वो पिछले 2 साल से वो पूरे आरएसएस के है, काली टोपी भी पहनते हैं वो, और उनके विचारधारा भी वही है। आप मुझे लगता है कि 11-12 जो एमएलसी के इसके नाम भेजे थे गवर्नमेंट ने कैबिनेट में, उन्होंने तय करके दिए थे, उनके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर जानबूझ के नहीं की। और कल उन्होंने जो लेटर दिया, वो तुरंत लेटर आने के बाद अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर भी अभी बोलना जरूरी है, क्योंकि तीस्ता सेटलवाल को जिस तरह से अरेस्ट हुआ है, ये बहुत गलत बात है। और ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने नहीं किए, लेकिन अमित शाह जी का इंटरव्यू मैंने देखा, सारे चैनल पे था, और उन्होंने नाम लेके ये बोला है कि मोदी जी को बदनाम करने का काम किया। तीस्ता सेटलवाल ने भी कोई बदनाम करने का काम नहीं किया। गुजरात में जो दंगा पीड़ित महिलाएं थी, उनके साथ रहना, उनका न्याय व्यवस्था के साथ रहना, ये कोई बुरा काम नहीं किया उन्होंने, एक सोशल वर्कर है। लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि जो रंजन गोगोई जी जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज थे, उन्होंने भी ये कहा कि न्याय व्यवस्था पे उनका विश्वास नहीं है। तो हम लोगों को भी यही लगता है अभी कि न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि उनके ऊपर प्रेशर है। तो ये जो कल का जो हम लोग देख रहे हैं कि 11 तारीख तक उन्होंने कहा था कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये बंधनकारक नहीं है विधिमंडल पे कि आप जो फैसला करें वो मान ले। गवर्नर लिख सकता है सीएम को, लेकिन सीएम और कैबिनेट अगर कहती है कि महाराष्ट्र का असेंबली अधिवेशन अभी होने जा रहा है जुलाई में, तभी हम लोग फ्लोर टेस्ट लेंगे, और उसके पहले जो बागी है उनको हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये सब बातें कोर्ट ने सुनी, लेकिन उसके ऊपर फैसला जो उनको करना था वही किया। यानी मुझे लगता है कोर्ट्स भी अभी अंडर प्रेशर है, और ये बात हमें भी बोलनी चाहिए, क्योंकि लोकशाही के जो 4 पिलर्स है उसमें न्याय व्यवस्था भी है ना। तो अगर हर बात अर्नब गोस्वामी को रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलती है, ये कैसा हो सकता है? तो ये सब सिक्योरिटी भी जो आज पूरे 2000 पुलिस ये सीआरपीएफ के जो आए थे, ये यहाँ क्यों महाराष्ट्र के पास पुलिस नहीं है? 144 हम लोगों ने लागू किया था। न्याय व्यवस्था हम लोग भी देख रहे थे, पुलिस फोर्स पूरा था, कहीं भी दंगे ये न हो इसके लिए हम लोग भी। लेकिन वो एक क्या नाम हुआ एक्ट्रेस, उसको भी सुरक्षा देना, सबको सुरक्षा देना, जो भी आते वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सुरक्षा देना, ये गलत बात है। तो ये जो है अधिकार का दुरुपयोग इस हद तक बढ़ गया है कि भाजपा का कोई भी कोर्ट में जाए तो उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन अनिल देशमुख को पिछले 6 महीने से जमानत नहीं मिली है। नवाब मलिक को जानबूझ के अंदर डाल दिया है। तो ये भी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लगा है। मुझे लगता है चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फांसी पे लटका, लेकिन इसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा।
क्योंकि ईडी का इस तरह से इस्तेमाल इन्होंने किया है, सीबीआई का इस तरह से इस्तेमाल किया है, गवर्नर इनके जैसे ही कर रहे हैं। कल रात को इन्होंने लेटर दिया, आज इनकी सरकार बनती है। ये क्या चल रहा है इस देश में? तो मुझे लगता है आम आदमी भी ये देख रहा है, पूरा मीडिया गोदी में इनका बैठ गया है। मुझे लगता है मीडिया हाउसेस कितने बिक गए हैं, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? कोई भी इनके खिलाफ लिखने को तैयार नहीं। इतने देश में इतने डरपोक लोग हो गए। कहाँ भगत सिंह 24 साल में फांसी चढ़ गया था और हम लोग अपने बारे में ही सोचते रहे। तो मुझे लगता है मोदी की सरकार कभी नहीं जाएगी। 2019 में भी इनको 330 सीटें नहीं मिली थी, क्योंकि ये जो ईवीएम मशीन है इसका मैनेजमेंट अमित शाह बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मुझे तो लगता है कि बैलेट पे ही चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर को भी इन्होंने अंडर प्रेशर रखा है, न्याय व्यवस्था भी अंडर प्रेशर है, मीडिया भी अंडर प्रेशर है। तो कैसा होगा इस देश का? लोकशाही तो रहेगी ही नहीं। तो ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी जो प्रश्न चल रहा है, इसके आगे पूरे देश में इसका मंथन होना चाहिए। लोगों ने रास्ते की लड़ाई लड़नी चाहिए कि हम लोग ये नहीं सहेंगे। पेगासिस का आप देखिए ना, मेरे मोबाइल में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, वो आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी। तो ये ईवीएम का जो है ये भी एक घोटाला है। हर जगह वो नहीं करते, लेकिन उनको जितनी सीट्स चाहिए उतना वो मैनेजमेंट वो सब लोग अच्छी तरह से करते हैं। तो देश में अगर लोकशाही बचानी है तो मुझे लगता है लोगों ने रास्ते पे उतरना चाहिए। हम अपने बच्चे देखेंगे, हम अपना बैंक बैलेंस देखेंगे, वहां हम अपना घर देखेंगे। महंगाई इतनी बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इसका बहुत ताजुब हो रहा है। तो ये मुझे लगता है हम जैसे लोगों की ये पहली जिम्मेदारी है कि जन जागृति हम लोगों ने करनी चाहिए। जी विद्या जी, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे ले लूं, क्योंकि एक चीज आप वहां से हैं और आप ये समझती हैं। आपको क्या लगता है कि जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, केवल बीएमसी नहीं 12 म्युनिसिपल में होने, उस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? ये जो सरकार बनी है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव, मतलब एमवीए के लिए ये क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, यहाँ जो कॉरपोरेशन के चुनाव है बीएमसी के, उसी के लिए जी, बारे में पूछ रहे हैं ना आप? केवल बीएमसी नहीं, बाकी जो 12 और हाँ जिलों हाँ, में भी। जी, जी, एमएलसी के बारे में जो तो वो तो निर्णय तो अभी हो जाएगा। मुझे को लगता है तो वो भाजपा के लोगों को ही देंगे अभी, क्योंकि उन्होंने जी, इसी के लिए नॉमिनेटेड। वो लटकाए रखा था। और मुंबई महापालिका का जो 39,000 करोड़ का बजट है, बहुत बड़ा बजट है मुंबई का, और आर्थिक राजधानी है। इसके लिए इसको ताबे में रखने के लिए मोदी और शाह ने ये सब प्लान किया हुआ है। और इसके तहत इसके ऊपर इसको मुंबई को मुट्ठी में करना चाहते हैं लोग। अभी सूरत को ये लोग लेके गए हमारे आमदारों को वहां से। तो सूरत से इनको वापस लाना बहुत आसान था, अगर तभी शिवसेना एकदम एक्टिवली उनको ये करती तो हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं इतना जल्दी जल्दी। तो वो होना चाहिए था। और अभी भी इसका प्रभाव मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शिवसेना के जो शिव सैनिक है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे अभी। और हम सब लोग अगर साथ रहेंगे, यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, तो ये मुंबई के कॉरपोरेशन के वोट्स जो है वो हम लोग अच्छी तरह से ले सकते हैं। लेकिन इनके प्रयास है, अभी इनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि मुझे तो पता चला कि 35 करोड़ से 50 करोड़ तक एक एक एमएलए को इन्होंने दिया है। इतना 3,500 करोड़ इन्होंने खर्चा किया है अभी जो इन्होंने ये वहां आसाम में लेके गए थे इसके लिए। तो पैसा बहुत है। और मुंबई के जो अभी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और हमारा जो गवर्नमेंट था, उन्होंने 6 लाख करोड़ का ये गुंतवणूक जो इन्वेस्टमेंट लाया था महाराष्ट्र में। तो इनका ये था कि इसके पूरे आर्थिक व्यवस्था पे अगर कब्जा करना है तो मुंबई पे और महाराष्ट्र पे एक बड़ा हमला करना चाहिए। और ये हमला इन्होंने किया है, बड़ा प्लान करके किया है। दिवाली से लेके 2-2 करोड़ इन्होंने बांटना शुरू किए थे। और अच्छे रिलेशंस डेवलप किए थे एकनाथ शिंदे और ये सब ग्रुप के साथ। ये अभी अभी सब पता चल रहा है। जी, तो ये इनके लिए जब तक उनके पास पैसा है तब तक ये करते ही रहेंगे। तो ये पावर का अभी यूज भी करेंगे, पुलिस का भी यूज करेंगे, और पूरी यंत्रणा अभी इनके हाथ में है। तो ये इसका प्रभाव तो थोड़ा पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शिवसेना के शिव सैनिक रास्ते पे उतर जाए
और उनके कुछ नेता घर घर में जाके पहुंचेंगे, तो आज भी इनके पास भी, शिवसेना के पास कॉरपोरेशन 30-25 ईयर्स से है, तो इनके पास भी पैसा है, वैसा ये लोग भी पैसा काफी बांटेंगे। तो पैसे के ऊपर बहुत आजकल इलेक्शन, क्योंकि मैं भी खुद चुनाव लड़ी हूँ, मुझे मालूम है कि आजकल जी, लोग भी चुनाव में पैसे मांगते हैं। जी। इधर तो वोट्स के रेट भी ये हो जाते हैं कि भाई इतने वोट्स है, इतने पैसा आप दे दो, तो इतने खुलेआम ये सब चलता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना अगर एक साथ रहती है तो पूरे महाराष्ट्र में भी और मुंबई कॉरपोरेशन में भी अच्छा ये कर सकती है। जी, बहुत-बहुत महाराष्ट्र में धन्यवाद। हमको अच्छा फायदा रहेगा 1-2 साल के बाद जब भी चुनाव होंगे, और जी, इनकी सरकार कितनी टिकती है इसके ऊपर भी बहुत ये है, क्योंकि एक सवाल विश्वास सवाल हम लोगों के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का है।